वेलकम टू द चैनल। आई एम सुब्रत सहानी और आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो डू यू नो दैट थोड़े समय पहले यानी कि आज से कुछ सालों पहले तक एक और चैप्टर होता था आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक में जिसका नाम था कोल्ड वॉर एरा, बट वो तुम्हें नहीं पढ़ना है। तुम्हारी स्टार्टिंग होती है बाइपोलैरिटी नाम के चैप्टर से। अब इसका मतलब क्या है, ये चैप्टर में क्या पढ़ना है, एवरीथिंग एक घंटे में तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो जल्दी चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मेरी इस वीडियो को लाइक करो, बिकॉज मैं पूरा चैप्टर भी पढ़ाऊंगी, साथ में बहुत ही बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करूंगी जो आप यहाँ देख सकते हो। हैंड रिटन नोट्स सब कुछ फ्री में मेरी इंस्टाग्राम आईडी की मैंने वहां से ये आपको नोट्स मिल जाएंगे और सारे चैप्टर्स मैं आपको यहाँ अपने इस चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ। तो मेरी ह्यूमैनिटीज सामने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे सब्जेक्ट फ्री में तुम्हारी सिमरन दीदी पढ़ाएंगी, तुम्हें बस पढ़ के टॉपर बन के दिखाना है मुझे। तो कॉमेंट सेक्शन में हर बच्चे ने आज पॉलिटिकल पहला चैप्टर पढ़े है, अपना नाम लिख रहे और 100 आउट ऑफ 100 लगानी है अटेंडेंस में। एंड हम पढ़ते हैं चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो एक्चुअली में इस चैप्टर में पता है हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? यहाँ हम एक देश के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब ये कौन सा देश है? तो जरा एक क्लिप देखो इस देश की। ये देख रहे हो, आज के ज़माने में हम जब भी आजकल रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो प्रेसिडेंट पुतिन बहुत बार आते हैं, ठीक है। अलग अलग सी सुंदर सुंदर सी वीडियोस आती हैं हमारे सामने एंड हम देखते हैं। बट डू यू नो, हम सोचते हैं हमेशा कि भाई रशिया बहुत ज़्यादा ताकतवर है, रशिया बहुत ताकतवर है, रशिया पे इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हैव यू एवर इमेजिन्ड वो कहाँ से आए हैं, कैसे हुआ रशिया इतना ताकतवर? तो भाई खाली रशिया ताकतवर नहीं था। बिफोर 1991, बहुत पुरानी बात नहीं है, 1991 से पहले रशिया के साथ में 14 और कंट्रीज हुआ करती थी और ये सब मिलके बनाते थे हमारा ये देश जिसका नाम है सोवियत यूनियन। और इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो सोवियत यूनियन है ये क्या था, क्या होता था यहाँ की पॉलिटिक्स कैसे चलती थी, इकोनॉमी कैसे चलती थी, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। पहला टॉपिक आता है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। एक बुक दिखाऊं मैं आपको, ये देखो ये मेरी खुद की क्लास 12 की बुक है। मेरे आए थे 96 पॉलिटिकल के अंदर और तुम्हारे लिए दिलवाऊंगी मैं 100 आउट ऑफ 100। देख रहे हो कैसे मैंने ये सारी बुक को मार्क कर रखा है, ये मेरी 12th की ही बुक है। ऐसे मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी कि ये बुक तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो जाएगी। नोट्स मैंने आपको बता दिया कहाँ से मिल जाएंगे और ये जितनी भी लाइंस मैं आपको समझा रही हूँ आज, एक कॉपी लेके बैठो और साथ साथ में लिखते रहो। पहला टॉपिक डालो, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम समझना मतलब सोवियत यूनियन बना कैसे, हमें ये समझना है। ये देखो, ये मैप है सोवियत यूनियन का। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वाले मैप को देखो, कितनी सारी कंट्रीज दिख रही है। एक ये रशिया दिख रही है, एक कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारस, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया। 15 कंट्रीज दिख गई। ये 15 कंट्रीज ने एक दिन बैठे और साथ में साइन कर दिया एक कॉन्ट्रैक्ट और कहा कि आज से हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक पूरी बड़ी कंट्री बना रहे हैं अपनी। हम सब एक जॉइंट फैमिली की तरह रहेंगे जिसमें हम जो है मिल बांट के, हमारा एक हेड पार्टी होगी, एक ही सरकार होगी हमारी और वो हमें चलाएगी। इस तरीके से सोवियत यूनियन बना था। क्या बना था सोवियत यूनियन, कैसे बना था? जब ये सारी कंट्रीज इकट्ठी बैठी और इन्होंने एक साइन करा कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कब करा था, लेट्स स्टडी। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में कहो यूएसएसआर फॉर्म हुआ था रशियन रेवोल्यूशन के बाद 1917 में। तो बना कब था सोवियत यूनियन? 1917 में। और चला कब तक? 1991 तक। कितने साल हुए जरा बताना, कितने साल तक ये देश रहा था? ठीक है। अब ये जो रेवोल्यूशन इन्होंने करा था ये फेस था आइडियाज ऑफ सोशलिज्म पे। अब अगर आप 11th ही पॉलिटिकल याद होगी तो हमने सोशलिज्म पढ़ा था। सोशलिज्म क्या होता है? एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, यहाँ उसके क्लिप्स दिखा रही हूँ मैं, सोशलिज्म को रीड कर लो, जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट की कंट्रोल में होता है, जहाँ गवर्नमेंट गरीबों की भलाई के लिए काम करेगी, जहाँ जॉब्स गवर्नमेंट देगी, सब्सिडीज गवर्नमेंट देगी, स्कूल गवर्नमेंट के होंगे, गांव गवर्नमेंट के होंगे, फार्म्स गवर्नमेंट के होंगे, लोगों को बस सैलरी और वेजेस मिलेंगी। ठीक है, ये नहीं है कि लोगों की अपनी इंडस्ट्री है, तुम अपनी इंडस्ट्री बना लो, तुम अपना सिनेमा हॉल बनाओ, नहीं। सोशलिज्म में सब कुछ गवर्नमेंट का होता है और लोगों को सैलरीज मिलती है और फ्री में एजुकेशन और बाकी फैसिलिटीज़ मिलती है, होता है सोशलिज्म। हमारी कंट्री में भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो सोशलिज्म चाहते थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वो बहुत सपोर्ट करते थे उसको। इससे क्या, गरीबों का भला होता है और जो वीक कंट्रीज़ होती हैं वो बहुत ताकतवर हो पाती है। तो ये जो कंट्रीज थी 15 की 15, इन्होंने सोशलिज्म को अडॉप्ट करा। सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती कि अगर घर है ना वो तुम्हारा नहीं होगा, वो स्टेट का होगा, गवर्नमेंट का होगा, तुम उसमें रहोगे, रेंट दोगे, ऐसे होता है। ठीक है, तो उन्होंने बनाया अपना
सोशलिज्म के बेस पे इन 15 कंट्रीज़ ने अपनी एक कंट्री बना ली और इन्होंने अपोज करा कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म क्या होता है? वही जो अमेरिका में चलता है, यूरोप की सब कंट्रीज़ में, वेस्टर्न वर्ल्ड के चलता है, जो आजकल हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा हो गया है कि बिग इंडस्ट्रियलिस्ट पे पैसा है, गरीबों पे नहीं है। कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड वो होता है, ये रही कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड के फीचर, जहाँ गवर्नमेंट मार्केट संभालती है सब कुछ, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, मार्केट फोर्सेस जो हैं, जिस पे जो कमा सकता है वो कमाएगा, जिस पे नहीं है हालत कमाने की वो गरीब ही रह जाता है। ये है कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इन्होंने कहा भाई हमें ये नहीं करना है, हमें सबकी मदद करनी है, हम लेकर आएंगे सोशलिज्म, और इन्होंने अपनी कंट्री बनाई यूएसएसआर, इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए। अब क्यों बनाया गया था? एक इतना बड़ा मिशन 1917 में क्यों लॉन्च करा इन लोगों ने? इन्होंने इसलिए लॉन्च करा क्योंकि इन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म करनी थी। ये 9 लोगों पे सब पे प्राइवेट प्रॉपर्टी, इन्होंने कहा सब कुछ सरकार का होगा। एक ऐसी सोसाइटी बनानी थी जो इक्वालिटी हो, अमीरी गरीबी का फ़र्क हटाना था इन 15 कंट्रीज़ को, इसलिए ऐसा इन्होंने करा। गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द स्टेट एंड कम्युनिस्ट पार्टी, और इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी। जैसे हमारे यहाँ कितनी पार्टीज़ है, बीजेपी है, कांग्रेस है, ये है वो है, बहुत सारी हैं, ठीक है। इन्होंने सिर्फ अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी, और सारी सरकार की पावर उसको दी थी। दिस बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट्स इन द हिस्ट्री टू क्रिएट अ सोशलिस्टिक सोसाइटी। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट ये हुआ था कि भाई 15 कंट्री ने बैठ के कहा कि आज से सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म, हम एक नया देश बना रहे हैं, यूएसएसआर, ठीक है जी। अब देश बन चुका है। अब ये देश था कैसा, उसके फीचर्स पढ़ते हैं हम। तो बहुत ही सुंदर देश था ये। मानो कि ऐसा देश था कि मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैंने तुम्हें एक बंगले में रख दिया है, वहाँ पे मैंने तुम्हारे को आईफोन भी दे दिया, तुम्हारे को नया PS5 दिला दी, GTA 6 आ रहा है तुम्हें वो भी मिल गया, और बहुत मज़े में तुम बैठे हो, तुम्हारे को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया, अच्छी लग रही है ना? चलो अभी सोचते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें, कैसा था पॉलिटिकल सिस्टम सोवियत यूनियन का? सोवियत यूनियन का पॉलिटिकल सिस्टम था वन पार्टी रूल पे बेस्ड, यानी कि एक ही पार्टी की सरकार बन सकती थी, कोई ऑपोजिशन हो ही नहीं सकता। जैसे अभी बीजेपी है तो कांग्रेस ऑपोजिशन में रहता है, आप ऑपोजिशन में, बहुत सारी पार्टीज ऑपोजिशन पार्टीज में हम लेते हैं, बहुत सारी हैं, सपा है, बहुत सारी हैं, ठीक है। उनके यहाँ अलाउड ही नहीं है, कोई और पार्टी बना ही नहीं सकता, एक ही रहेगी कम्युनिस्ट पार्टी। ऑन द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज अलाउड, कोई ऑपोजिशन पार्टी अलाउड ही नहीं थी। इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं होते थे। अब आप खुद ही सोचो, एक ही सरकार है तो क्या ही डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते होंगे, दिखावा ही होता था। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन, गवर्नमेंट ही सब डिसीजन लेती थी देश के, इसलिए सोवियत सिस्टम में लोगों पे फ्रीडम भी नहीं था और डेमोक्रेसी नहीं थी। तो वैसे तो बहुत अच्छा था सोवियत यूनियन, बट लोगों पे डेमोक्रेसी फ्रीडम नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मतलब अपने गवर्नमेंट से कुछ पूछ ले कर ली, ये सब इन्हें नहीं आता था, ठीक है। इंसान की कोई वैल्यू नहीं थी यहाँ पे, लोकल लोगों की, जिस पे पावर है सरकार में उसी के मज़े थे, ठीक है। चलो पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आ गया। अब मैं ऐसे ही नहीं समझा रही हूँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2 मार्कर, उसमें ये वाला बॉक्स लिखना है। अब इनकी इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें अगर हम, तो सोवियत इकोनॉमी प्लान्ड इकोनॉमी थी। प्लान्ड इकोनॉमी मतलब होता है सरकार सारी की सारी इकोनॉमी को प्लान करती है, वही बजट प्रोड्यूस करती थी, वही इंडस्ट्रीज़ कंट्रोल करती थी, वही फैक्ट्रीज और वही बाकी रिसोर्सेज। मैंने कहा ना, इंडस्ट्री भी, स्कूल भी, फार्म भी सब गवर्नमेंट के होते थे। प्राइवेट बिजनेस वॉज नॉट अलाउड। इकोनॉमिक सिस्टम में याद रखो, प्राइवेट कंपनीज नहीं खुल सकती थी कि तुम अपना शैम्पू बनाने की कंपनी खोल दो और बेचने लगो, नहीं, सब गवर्नमेंट करेगी, तुम्हें अलाउड नहीं है। लैंड एंड प्रोडक्शन एसेट्स वर ऑल्सो ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे एक फार्म है तो वो एक फार्मर का नहीं हो सकता, मेरे पे बहुत पैसे, मैं चाहूँ एक ज़मीन खरीद लूँ, नहीं खरीद सकती, गवर्नमेंट की है सारी ज़मीनें, ठीक है जी, समझ में आ गया। ये इसका पॉलिटिकल सिस्टम था और ये इसका इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं हम कि इसकी एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, अब ये 15 भाई तो थे ही ना इकट्ठे यूएसएसआर। अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, कब हुआ था खत्म, 1945 में। तो बहुत सारी जो है ऐसी कंट्रीज़ थी जो फेसिस्ट फोर्सेस के अंडर में थी, जो बहुत, जिनके ऊपर बहुत गंदा रूल हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा उस समय इकोनॉमिकली वीक थी, ठीक है जी। तो वो सब कंट्रीज़ ने भी सोचा कि यार हम इस यूएसएसआर वाले सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं, जब गवर्नमेंट सब कुछ संभाल रही है सोशलिज्म वाला, तो हम भी इनका साथ दे देते हैं। और धीरे धीरे और भी बहुत सारी कंट्रीज़ इनकी मेंबर बन गई। मेंबर कैसे बनती थी, वार्सो पैक्ट नाम के एक जो है कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके, और जो है इनका एक सेकेंड वर्ल्ड बन गया जिसको हमने कहा सोशलिस्टिक ब्लॉक। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात आ ही गई है तो अब हमें थोड़ा सा कोल्ड वॉर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। आई डोंट नो, तुम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी आजकल चैप्टर पढ़ने का शौक पड़ गया है, कोई एनिमेशन लगा के 15 मिनट में चैप्टर पढ़ा दे, वैसे पढ़ना है तो पढ़ लो गाइस। मैं कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कराती हूँ, मैं नहीं कर सकती वो ड्रामे कि 2 मिनट में आगे तुम्हें चैप्टर समझा दूँ। मतलब समझा सकती हूँ बट फ़ायदा ही क्या है जब मैं तुम्हें टर्म्स ना समझाऊँ। तो कोल्ड वॉर नहीं पता, यूएसएसआर पढ़े तो क्या ही फ़ायदा पढ़ने का। तो भाई देखो 1945 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ
तो दुनिया के अंदर दो ही सबसे अमीर और सबसे पावरफुल कंट्रीज बची थी। पहली कौन सी, जो आज भी है, वो है यूएसए, और दूसरी थी ये यूएसएसआर, जो अब ख़त्म हो चुकी है। ये दोनों सबसे पावरफुल कंट्रीज़ थी। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरे दुनिया का तहस नहस हो चुकी थी दुनिया, सब जगह गरीबी हो चुकी थी। यूरोप की भी बहुत ही ज़्यादा धज्जियाँ उड़ चुकी थी। आप ये समझो कि उन पे पैसे नहीं थे, लोन पे लोन आ रखे थे। तो ईस्ट यूरोप की कौन सी, अब ये यूरोप है, अगर मैं यूरोप का मैप इमेजिन कर लो तो एक वेस्ट यूरोप है और ये एक ईस्ट साइड का यूरोप है। तो ईस्ट यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ बहुत गरीब हो रखी थी। और ईस्ट यूरोप के पास में क्या पड़ता है, ये यूएसएसआर ईस्ट के पास में ही तो पड़ता है। तो बहुत सारी ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ ने भी इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया अपना, कि भाई हम भी तुम्हारे साथ में हैं, जैसे तुम्हारे वो 15 भाई हैं, हम भी तुम में से एक ही है, हम भी तुम्हारी जैसी सरकार अपने यहाँ चलाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी की, हम भी सोशलिज्म अडॉप्ट करेंगे, तुम हमें हमारा साथी बना लो, ठीक है। और वो बन गया सेकेंड वर्ल्ड, ठीक है। जितनी भी कंट्रीज ने यूएसएसआर का साथ दिया उसको सेकेंड वर्ल्ड बोला गया। और वॉर्सो पैक्ट नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बनवाकर, में आपको याद रखना है, ये यूएसएसआर के मॉडल को अडॉप्ट कर लेती है। और यूएसए जो हमारी पहली सुपर पावर थी, इन्होंने भी ऐसा ही करा था, बिकॉज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 कोल्ड वॉर हमारी कंट्री में चल रहा था। ये दोनों यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे, बट हमला नहीं कर सकते थे एक दूसरे के ऊपर। दिस इज कोल्ड वॉर। क्यों यूएसए और यूएसएसआर, यूएसए पे कितने न्यूक्लियर वेपन है पता है ना, यूएसएसआर पे भी इतने बहुत सारे हैं, बनाते रहते थे। आज जितने भी रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर आप सर्च करोगे गूगल पे, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन किसके पास है, रशिया के पास है। वो कब बने थे, वो इस यूएसएसआर के टाइम पे बने थे। अगर ये लड़ाई करते तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती। एक बॉम्ब से ही क्या हुआ था हमें पता है जापान के अंदर। तो इसलिए ये हॉट वॉर नहीं करते थे, बॉम्ब नहीं फोड़ते थे, कोल्ड वॉर चलता था इनका। और वो कैसे चलता था, बंदे इकट्ठे करके, गैंग बना के। यूएसए ने अपना एक गैंग बना लिया था जिसको हम कहते थे फर्स्ट वर्ल्ड। ये देखो यहाँ पे इसकी फोटो, यहाँ सारी वेस्ट यूरोप की जो कंट्रीज थी ना, ये इसके चमचे बन गए थे नाटो नाम के एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके। और यहाँ इधर यूएसएसआर का क्या हुआ था, इसकी टीम में भी बहुत बंदे आ गए थे। कौन, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जो आप यहाँ देखो ये है। ये किसको साइन करके आई थी, वॉर्सो पैक्ट को साइन करके। तो धीरे धीरे ये काफ़ी फेमस और बड़े होने लग गए थे। इनफैक्ट जब हमें आज़ादी मिली थी ना इंडिया को, हमारे को भी लोगों ने कहा था, हमें 1947 में आज़ादी मिली, कि भाई तुम अब यूएसएसआर के गैंग का हिस्सा बनोगे या इसके अमेरिका वाले के। हमने कहा हम किसी का नहीं बनेंगे, ठीक है। सो वी डिड दैट। अब इतना ज़्यादा मैंने आपको कहा ना ये सुपर पावर थी भैया, अमेरिका के टक्कर का देश था ये। तो ऐसा क्या था, तो जस्ट इमेजिन वो बंगला जो मैंने आपको कहा कि भाई बहुत अमीर वाला, वही बहुत कुछ था इसके पास। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 यूएसएसआर बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स 2 सुपर पावर। कैसे हुआ, इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप थी। हाँ, यूएसए के सेकेंड नंबर पे भी थी, बट कंपैरेटिवली बहुत डेवलप थी। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, और ट्रांसपोर्ट मतलब कि सड़कें बनी हुई हैं गाँव में भी, एंड एवरीथिंग वाज टॉप नॉच, ठीक है। ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज, भाई इन पे तेल के कुएँ हैं, आयरन है, स्टील है, सब कुछ था इन पे, ठीक है। लार्ज स्केल मशीनरी प्रोडक्शन क्या होता था, इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो पिंस से लेके कार्स तक सब बनाती थी। सेफ्टी पिन से लेके गाड़ियाँ ये खुद ही बनाते थे। सबसे बड़ा इनकी प्लस पॉइंट था, अगर आप इंपोर्ट करा रहे हो तो खर्चा हो रहा है ना, बाहर के देशों से खरीद रहे हो। ये कुछ खरीदते ही नहीं थे, बेचते सब थे बाहर, तेल बेचेंगे, आयरन बेचेंगे, तो पैसा कमाते तो थे दूसरी कंट्रीज से, बट उनसे कुछ खरीदते नहीं थे, सब अपने कुछ अपने यहाँ ही बनाते थे। तो भाई इनकी कमाई होती रहती थी, ठीक है। और लोगों की सब्सिडीज़ बहुत देते थे। हेल्थ केयर तुम इलाज करा लो जाके फ्री है बिल्कुल, एजुकेशन बच्चों की फ्री है, चाइल्ड केयर फ्री है, खाना भी, राशन भी बहुत फ्री रेटों में मिलता था इनको। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो सबको मिलती थी। इनके यहाँ कोई ये नहीं सड़क पे ऐसे गरीब यूँ बैठा होगा। उस ज़माने में गवर्नमेंट कोशिश करती थी कि हर एक के पास अपना घर हो, खाने पीने का सिस्टम हो। दिस अचीवमेंट इम्प्रूव द बेसिस ऑफ लिविंग कंडीशन फॉर द ऑर्डिनरी पीपल। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि इमेजिन करो कि तुम एक अच्छे खासे घर में रह रहे हो और काफ़ी फैसिलिटीज़ तुम्हें मिल रही है। ऐसा था यूएसएसआर, तभी इसको सेकंड सुपर पावर बोला जाता था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज सोवियत यूनियन के अचीवमेंट, क्यों इसको सेकंड सुपर पावर कहा जाता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बोर्ड एग्जाम में आएगा ये, ठीक है। चलो अब भाई बढ़िया तो बहुत लग रहा है ये, तो क्या कुछ कमी थी या नहीं थी, कमियाँ बहुत थी। कमी क्या थी, अब मैंने कहा ना तुम्हें, मैंने उस बंगले में रख दिया था, तुम्हारे पास सारी फैसिलिटीज़ है। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि एक शर्त है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो। तो तुम कितने समय खुश रह लोगे मोबाइल फ़ोन और वाईफाई और उसके साथ में। तुम कहोगे हाँ दीदी हम खुश रह लेंगे, बट अभी धीरे धीरे पता चलेगा तुम्हें, जब किसी की आज़ादी छिनती है ना, कि बाहर जाने का फ्रीडम ही नहीं है, तो कितनी ही फैसिलिटी मिल रही है लोगों को पसंद नहीं आती। और ऐसा ही इनके साथ होगा थोड़े समय में। तो इनकी शॉर्ट कमिंग्स क्या थी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में, इसके नेगेटिव फीचर्स क्या थे यूएसएसआर के। अच्छाइयाँ होती है तो बुराई भी होती है। नेगेटिव फीचर पहला था ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब सरकारी दफ्तर जो होते हैं,
ठीक है। वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल पे बहुत पावर थी, गवर्नमेंट सरकार की अगर तुम बनते हो तो तुम्हारे मज़े हैं उस समय पे, जितनी रिश्वत खानियाँ खा लो, कोई तुम्हें पूछने वाला ही नहीं है, इस टाइप से। डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्लो होती थी, कोई डिसीजन लिए ही नहीं जाते थे। ऑर्डिनरी पीपल को कुछ कह ही नहीं सकते थे, वो किसी के घर की सड़क ख़राब है तो वो उनको कह नहीं सकता, ना कोई सुनने वाला था, ठीक है। अथॉरिटेरियन रूल था, गवर्नमेंट बहुत अथॉरिटेरियन थी, अपनी मर्जी चलाती थी गवर्नमेंट, सिटीजन्स के पास फ्रीडम नहीं था और गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल करती थी, तो इसलिए लोगों पे फ्रीडम नहीं था। आज के ज़माने में हम डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, हम प्रोटेस्ट करें, हम जो मर्जी करें, हमें सरकार कुछ नहीं कह सकती है अगर वो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कर रहे हो। इनके यहाँ कुछ अलाउड नहीं था, ठीक है। दूसरा, इनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, एक ही पार्टी का रूल चल सकता था, कोई और गवर्नमेंट बना नहीं सकता था। कम्युनिस्ट पार्टी लोगों को कुछ जवाब देती नहीं थी, लोगों से पैसा ले रहे हैं, कुछ उनके भलाई में लगाते नहीं थे, मतलब लगाते थे बट फिर भी सोचो ना आप, एक करप्ट गवर्नमेंट कैसी होती है, वही थी इनके यहाँ पे। लोगों पे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं था, सबसे बड़ी गलती यहाँ की। अब आप अखबार में तो छाप सकते हो ना अपनी नाराज़गी, या मैगजीन बना दो या कुछ लिख दो कहीं, वो भी अलाउड नहीं था। सरकार के खिलाफ कभी कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था, इसलिए लोग कभी कभी पोस्टर्स में जोक्स और कार्टून के थ्रू अपने डिससेटिस्फैक्शन दिखाया करते थे। लास्ट में जो है इनकी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, नेशनैलिटी प्रॉब्लम थी। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये 15 के 15 देश में सेम लैंग्वेज के लोग रहते थे, बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग थे। 15 देश हैं तो 15 लैंग्वेज नहीं, 50-60 लैंग्वेजेस होंगी, सब में अलग अलग लैंग्वेज, मतलब एक देश के अंदर भी और लैंग्वेज के लोग। रिलीजन भी अलग है, कपड़े भी अलग है पहनने के, खाना भी अलग है, सब कुछ अलग होता था। तो इसीलिए जो है ये लोग चाहते थे कि हम अपना कल्चर जो राइट्स है ना वो अपने आप संभाल पाए, बट ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये वो भी नहीं मानती थी। तो जब तुम लोगों के कल्चरल नीड्स को इग्नोर करोगे ना तो लोग गुस्सा होंगे। अब तुम्हें बोला जाए तुम अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते तो तुम रहोगे ऐसी जगह पे, नहीं ना। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि ये 15 देशों के ऊपर ना कल्चर भी इम्पोज करते थे, ये गलत था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि वैसे तो ये 15 भाई ना इक्वल थे, ऐसा नहीं था कि कोई यूक्रेन है, रशिया है, उज़्बेकिस्तान है, हम किसी को कहेंगे ये बड़ा है, नहीं, सब इक्वल थी ऑन पेपर। बट अगर ऑफ पेपर देखो तो दादागिरी किसकी चलती थी, इसी की चलती थी, रशिया की। तो ये इसकी कुछ कमियां थी। तो ये 6 शॉर्ट कमिंग्स जो मैंने यहाँ लिखी है ना इतनी बढ़िया स्लाइड बना के, यही आपको ऐसे अपने पेपर में लिखना होगा। चलो, अब पता चल गया आपको क्या था सोवियत यूनियन, उसकी अच्छाइयाँ क्या थी, उसकी कमियाँ क्या थी। अब हम पढ़ेंगे और वीकनेसेस ऑफ द सोवियत यूनियन, और क्या वीकनेसेस थी इसकी। नेक्स्ट वीकनेस इसकी थी, ये अपना बहुत सारा पैसा खर्च करती थी अमेरिका की टक्कर करने के लिए, अपनी मिलिट्री पे। मैंने कहा ना न्यूक्लियर वेपन, जो आज इतने न्यूक्लियर वेपन है वो उस जमाने में बनाए गए हैं। तो लोगों पे खर्चा फिर ये धीरे धीरे कम करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी मिलिट्री पे खर्चा करने लगते हैं, जिससे कि ये यूएसए की बराबरी कर पाए, और इसी वजह से इनकी इकोनॉमी वीक होती है। अब आप अगर वेपन्स ही बनाते रहोगे और अपनी इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दोगे तो नुकसान तो होगा। अब नेक्स्ट चीज़, अब ये यूएसए के टक्कर के तो थे बट इनके यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये वेस्टर्न वर्ल्ड से, यूएसए से और बाकी यूरोपियन कंट्रीज से ना नाता नहीं रखते थे, मतलब नहीं रखते थे। तो कोई बाहर नई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, तो ये उसको अपने यहाँ लेकर नहीं आएंगे, उनसे बातचीत नहीं है ना इनकी उनसे। ट्रांसपोर्ट, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता रहा वो बैकवर्ड होने लगा, क्योंकि यूरोप के देशों में तो बहुत जल्दी तरक्की आ रही थी और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, और इनके यहाँ वही चल रहा था। तो धीरे धीरे ये बैकवर्ड होने भी शुरू हो जाते हैं, ये इनकी और वीकनेस होती है। नेक्स्ट, लोगों की डिमांड कभी फुलफिल ही नहीं होती थी, कोई उनके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कोई वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते थे, तो लोग यहाँ नाराज़ होने लगते हैं। एंड लास्ट में ये लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से सोवियत यूनियन तहस होता है, वो है अफगानिस्तान के साथ वॉर पे चले जाते हैं, और अफगानिस्तान के वॉर से इनकी इकोनॉमी बहुत वीक हो जाती है। 1979 में ये अफगानिस्तान में हमला करते हैं, ठीक है। ये तुम्हें पढ़ना नहीं है, बस इतना ही पढ़ लो, आगे पढ़ोगे आप पॉलिटिकल्स में, ठीक है, अगर आप कंटिन्यू करते हो तो। ये वॉर इन पे बहुत महंगा पड़ता है और इसने सोवियत यूनियन को काफ़ी वीक कर दिया। वो इकोनॉमी इनकी, जो मैंने कहा ना लोगों को वेरियस सैलरी सब मिल रही है, मैंने कहा ना वो तुम उस बंगले में हो। अब धीरे धीरे मैंने उसका वाईफाई भी काट दिया, PS5 भी ले लिया, गेम्स भी ले लिए, खाना भी कम देना शुरू कर दिया, तो अब रहोगे वहाँ नहीं ना। तो लोगों के साथ यही हुआ। अभी तक चुपचाप लोग रह रहे थे कि ठीक है फ्रीडम नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, खाना पीना तो मिल रहा है, बजट तो मिल रहा है अच्छा खासा, में सब्सिडीज़ मिल रही है, वेजेस मिल रही है, सैलरीज मिल रही है। अब धीरे धीरे ये भी कम होने लगता है। देन धीरे धीरे यहाँ पे गाइस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। लोगों की वेजेस तो ठीक रही बट प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी बहुत लो हो गई, इंडस्ट्रीज लेस एफिशिएंट हो गई, धीरे धीरे कंज्यूमर गुड्स की भी शॉर्टेज हो जाती है। यहाँ पे देखा, अब मैंने कहा ना आपको कि मैंने चीज़ें वापस लेनी शुरू कर दी उस बंगलों में से आपके,
तो लोगों के पास कंज्यूमर गुड्स की इतना खर्चा इन्होंने अफगानिस्तान की वॉर पे करा कि इन पे खाने तक के पैसे नहीं बच रहे थे। घर में मतलब गेहूँ उग ही नहीं रहा था इनके यहाँ, इनके चीज़ें बन ही नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि सारे लोग तो सोल्जर्स बन के इनके यहाँ वॉर पे जा रहे थे, और इसलिए इन्होंने फूड इम्पोर्ट्स तक करा। भाई वो रशिया, वो यूएसएसआर जो सब कुछ पिन से लेके गाड़ियों तक बनाता था, वो फूड भी इंपोर्ट कराने लगा था। लेट 1970s में इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टैग्नेट, रुक जाती है, और इसी की वजह से सोवियत यूनियन तबाह हो जाता है, जो इन्होंने इस तरीके का सिस्टम रखा। तो यहाँ आपका आधा चैप्टर तुम समझ लो इसी टॉपिक में कंप्लीट है। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है गॉर्बेचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन। गॉर्बेचोव कौन थे? वो कम्युनिस्ट पार्टी के आखिरी जनरल सेक्रेटरी थे, जो 1985 में बने थे। मतलब कि ये यूएसएसआर के प्रेसिडेंट या कहो आप सबसे बड़े लीडर थे, क्योंकि पूरे यूएसएसआर में कौन सी सरकार चलती थी? कम्युनिस्ट पार्टी की, तो उसका लीडर ही तो सबका लीडर होगा, ठीक है। तो गॉर्बेचोव, उनकी फोटो देख लो आप यहाँ, ये रहे यूएसएसआर के आखिरी लीडर, ठीक है। इनके बाद में यूएसएसआर खत्म हो जाता है, और इनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है भाई इनकी वजह से खत्म हुआ। अब ऐसा क्या है, क्यों इनको हम ब्लेम करें? लेट्स स्टडी। तो गॉर्बेचोव जो थे ना, बहुत ही समझदार थे। इन्हें समझ में आ गया था कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ये जो हम इतने पिछड़े हुए हो रहे हैं कि हम वेस्ट से टेक्नोलॉजी नहीं ले रहे हैं, और हर समय हम मिलिट्री पे खर्चा करे जा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, इससे अच्छा अगर हम लोगों को थोड़ा फ्रीडम दे, डेमोक्रेसी दे, तो हमारा देश जो पूरा ये 15 कंट्रीज़ को मिला के यूएसएसआर है, इसकी तरक्की होगी। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने ना दो क्या बनाए, एक रिफॉर्म्स लेकर आते हैं ये अपनी कंट्री के अंदर, जहाँ पे इन्होंने लोगों को फ्रीडम भी देना शुरू करा और डेमोक्रेसी भी देनी शुरू करी। उन दोनों रिफॉर्म्स का नाम था पेरेस्ट्रोइका, जिसका मतलब था रीस्ट्रक्चर करना, ठीक है, रीस्ट्रक्चर करना, अपने सारे इंस्टीट्यूशन को करप्शन हटाना, और ग्लासनोस्ट यानी कि ओपननेस करना, ठीक है। मे बी मैंने प्रोनाउंस गलत करा हो, ठीक है, क्योंकि ये रशियन लैंग्वेजेस के वर्ड है। तो जो है ये दो रिफॉर्म ये लेकर आते हैं लोगों को फ्रीडम वगैरह देने के लिए। अब इन्होंने जब लोगों को फ्रीडम देने लगा था, सब कुछ अच्छा होगा, इनफैक्ट सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। लोगों को अच्छा लगने के बजाय जब उन्हें असलियत दिखती है ना कि अरे हम तो इतने पीछे रहते हैं बाकी वेस्ट के लोगों से, उन्होंने कहा हमें रहना ही नहीं है इस 15 देशों के साथ में, हम अपनी अपनी अलग गवर्नमेंट बनाएंगे। तो लेट्स स्टडी गॉर्बेचोव के रिफॉर्म्स के लाने की वजह से कैसे सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है, क्यों लोग उन पे इल्जाम लगाते हैं। तो मिखाइल गॉर्बेचोव ने इंट्रोड्यूस करे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और डेमोक्रेटाइजेशन सोवियत यूनियन को इंप्रूव करने के लिए। जब इन्होंने ये काम करा तो कम्युनिस्ट पार्टी के वो लीडर जो शुरू से पावर में बैठे, उन्हें बड़ा गुस्सा है। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो आप, तो हमारे प्रिंसिपल्स खराब करो। उन्हें नाराज़गी हुई, बट वो नहीं माने। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड अच्छा है हमारे से, तो वो कहते हैं कि हमें ये सोशलिज्म वाला सिस्टम है ना, कौन सा सिस्टम जिसमें सरकार के अंडर सब कुछ रहेगा, हमें इसमें नहीं रहना। और उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो सेकेंड वर्ल्ड, मैंने आपको बताया ना, जो इनके चमचे बन गई थी, इनके गैंग में आ गई थी, उन सब ने कहा अब हमें नहीं रहना यूएसएसआर के साथ। और गॉर्बेचोव ने जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू करा, कोशिश नहीं करी कि उन्हें रोके कि मत करो प्रोटेस्ट, या उन्हें रोके, नहीं। इनफैक्ट बड़े बड़े लीडर कहते थे कि आप इनको रोको, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट वो नहीं माने। एज अ रिजल्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कोलैप्स होने लग गई बहुत सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। कौन सी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज? जो इनके चमचे बन रखे थे वार्सो पैक्ट साइन करके। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है बर्लिन वॉल करके, जो पहला टॉपिक है ना, बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल का क्या सीन था अभी दिखाती हूँ आपको। बर्लिन का है जर्मनी में, जर्मनी का है यूरोप के अंदर है। ऐसे मैंने आपको कहा ना, यूरोप का तो पूरा पिज्जे की तरह बंटवारा हो गया था। आधा यूरोप चला गया था अमेरिका का चमचा बनने, आधा यूरोप चला गया था किसका चमचा बनने, ये यूएसएसआर का। तो बर्लिन का क्या केस हुआ था ये देखो, अगर आप इमेजिन करिए बर्लिन, तो इसका तो बीच में से ही बंटवारा हो गया था। बर्लिन के बीच में इतनी लंबी दीवार खड़ी कर दी गई थी, और उसका क्या मतलब था, जो ईस्ट बर्लिन है वो सोवियत का सेक्टर था, यानी कि सोवियत यूनियन का चमचा था, और बाकी अमेरिका वालों का था, ठीक है, या फिर आपको पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड का था। अब ये जो बर्लिन वॉल थी, जो आपकी बुक का पहला पेज है, उसमें यही बता रखा है कि ये 1961 में बनी थी, जब कोल्ड वॉर बहुत अपनी हाइट पे था, यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर की दुश्मनी। ये जो है 9 नवंबर 1989 को ये जो बर्लिन वॉल है, देखा, गॉर्बेचोव का भाई 85 में गॉर्बेचोव ने रिफॉर्म्स लगाए। उसके कुछ सालों के अंदर ही 1989 में ये जो बर्लिन के लोग थे, ईस्ट बर्लिन के लोग, जो आज तक सोवियत यूनियन को अच्छा समझते थे, उन्होंने कहा हमें नहीं रहना इनके साथ। इन्होंने ये जो बीच की दीवार थी इसको तोड़ दी, और इसके बाद से बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ ने सोवियत यूनियन का साथ छोड़ दिया। तो शुरुआत किसकी वजह से हुई? लोग कहते हैं गॉर्बेचोव की वजह से हुई। उन्होंने लोगों को फ्रीडम दिया और उन्होंने कहा हमें सोवियत यूनियन के साथ रहना ही नहीं है। अब जब इतना कुछ हो रहा था, इनके हाथ से पावर निकल रही थी, तो 1991 के अंदर क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर्स, यानी कि उसके जो बड़े बड़े लीडर्स थे पुरानी सोच वाले, उन्होंने कूप कर दिया। कूप होता है तख्ता पलट। उन्होंने गॉर्बेचोव को हटा दिया,
और सारा पुराना सिस्टम वापस लिया है। लोगों को जो डेमोक्रेसी दी है, कोई डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी तुम्हें, कोई इलेक्शन नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, वापस से पुराना वाला सिस्टम लगाओ जो 1917 में हमने लगाया था, ठीक है। अब जो है लोग एक बार फ्रीडम चख चुके थे, और आप कहते हैं एक बार अगर आप बाहर की दुनिया में हो के आ जाओ तो तुम कभी घर नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही हुआ। अब लोग तो फ्रीडम देख चुके थे, तो उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के जो पुराने लीडर्स पुराना रूल दोबारा करने लगे कि कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उन्हें वो पसंद नहीं आया। फिर रशिया के अंदर इस समय पे इलेक्शंस हुए थे, तो एक बहुत बड़े लीडर बने थे बोरिस येल्सिन। इन्होंने भी रशिया के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट करके क्या करा, इस कूप को अपोज करा कि नहीं, ये जो पुराने लीडर्स आ गए इन्हें हटाओ, हमें चाहिए डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट। और बहुत सारी रिपब्लिक्स अब जो है खुद को गवर्न करने की डिमांड करने लगी। अभी तक तो इनके चमचे ही कह रहे थे ना, मैं सोवियत यूनियन के साथ नहीं रहना। अब ये 15 भाई में से कुछ भाई कहने लगे हमें ये सोवियत यूनियन में रहना ही नहीं। और वो कौन से थे? ये यूक्रेन, जिससे आज तक वॉर चल रहा है रशिया का, लिथुनिया, और कौन कौन सी है यहाँ पे, बेलारस हो गया, जितनी भी ईस्ट आप कहो यूरोपियन के पास वाली जगह थी, यानी कि जो यूरोप से मिल रही थी ना कंट्रीज, वो दिखाती हूँ मैप में मैं तुम्हें। ये रहा ना मैप, ये देखो ये रहा। तो ये वाली जो थी एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवो, ये जो इस साइड वाली थी ना, ये कहने लगी कि हमें नहीं रहना यूएसएसआर में। और लोगों को पहले लगता था कि ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ये कहेंगी नहीं रहना यूएसएसआर के साथ, क्योंकि इनका कल्चर बहुत अलग था, ठीक है। बट कहा कि इन्होंने क्यों? क्योंकि ये कंपैरेटिवली रिच थी, अमीर थी, तो इन्हें लगता था इन्हें अपने सबको साथ में रखने के लिए हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इनके बिना रहेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे। तो इन्होंने कहा, यूक्रेन, बेलारस, इन्होंने, इनफैक्ट रशिया ने भी कहा कि हमें इकट्ठा नहीं रहना है, हम सब अपनी अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। जैसे आज के समय पे होता है ना, अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, हम सेल्फ गवर्न करेंगे, हमें 15 लोगों को इकट्ठे नहीं रहना है। धीरे धीरे ये तक बात होनी शुरू हो गई। कब हुई? लोग कहते हैं गोर्बाचोव के रिफॉर्म के बाद हुई। एंड देन फाइनली डिसइंटीग्रेशन होता है दिसंबर 1991 के अंदर। रशिया, यूक्रेन, बेलारस डिक्लेयर कर देते हैं कि आज से सोवियत यूनियन खत्म, यूएसएसआर इज डिसॉल्व, कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर देते हैं और कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी अपना न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम बना लेते हैं। कौन सा? कैपिटलिज्म, वही जो अमेरिका में चलता है, जो आज तक हर दुनिया में, अब हर सा कंट्रीज में होता है ज़्यादातर, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी एंड ऑल दैट, ठीक है। और इकोनॉमिक सिस्टम अपना लेते हैं कि हम डेमोक्रेसी लाएंगे और हम अपनी सरकार ऐसे चलाएंगे। और इस तरीके से जो वो सुंदर देश हमने पढ़ा सोवियत यूनियन, वो एंड हो जाता है। अब सोवियत यूनियन तो एंड हो गया, बट ये 15 भाइयों को भी बंटवारा भी तो करना था अपना, एकदम से ऐसे अलग थोड़ी हो सकते थे। तो इन्होंने अपनी एक फॉर्मेशन बना ली जिसका नाम था CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जैसे ही टूटे ना आपस में, तो एक और अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, समझो बातचीत करने के लिए, CIS नाम से, ठीक है। इसका रशिया सबसे बड़ा हेड रहा। इनफैक्ट यूएसएसआर की जितनी पावर्स थी ना, वो सब रशिया को ही मिली। जैसे कि जितने न्यूक्लियर वेपन्स थे वो सब रशिया को ही मिल गए, ठीक है। और कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ। आप सोचो, वरना सबके पास न्यूक्लियर वेपन होते तो कितना ही डर हो जाता सोसाइटी में। नाउ रशिया बिकेम द सक्सेसर ऑफ द स्टेट ऑफ द यूएसएसआर। वारिस कौन बना? पापा की सारी प्रॉपर्टी किसको मिली? रशिया को मिल गई, बड़े बेटे को। सोवियत की सीट जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में थी, वो भी रशिया को मिल गई, और न्यूक्लियर पावर भी बस रशिया को मिली। और फिर इन्होंने यूएसए के साथ बैठ के बहुत सारे न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट प्रोसेस भी करे, यानी कि जो खतरनाक वेपन बनाए थे ना, उन्हें इन्होंने ख़त्म भी करा। बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक वेपन्स बना लिए थे इन्होंने कोल्ड वॉर में। तो कुछ को ये कहते थे अरे चलो भाई बहुत खतरनाक है, इसे ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो बैठ के यूएसए और रशिया ने बाद में मिलके ये सब करा। तो विद द ब्रेकअप ऑफ यूएसएसआर 1991 में सोवियत यूनियन ऑफिशियली केम टू एन एंड, मार्किंग द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। और उसके बाद से कोल्ड वॉर भी खत्म, क्योंकि कोल्ड वॉर कब चल रहा था? अमेरिका और इसके बीच में ना, यूएसएसआर ही खत्म तो कोल्ड वॉर भी खत्म। तो विद दिस लेट्स एंड द टॉपिक नंबर 2, गोर्बाचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो क्या तुम्हें लगता है गोर्बाचोव के से डिसइंटीग्रेशन हुआ? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन आखिर क्यों हुआ? व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड? तो बहुत सारे रीजन है, अब हम उन्हें रिपीट करेंगे। अगर तुम सोचते हो खाली गोर्बाचोव की वजह से हुआ तो गलत बात है, और भी बहुत रीजन्स थे। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर कोलैप्स 1991 बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन ऑल्सो, पॉलिटिकल ऑल्सो, नेशनल प्रॉब्लम ऑल्सो, इसलिए हुआ था। खाली गोर्बाचोव पे नाम मत डालो। पहला रीज़न इकोनॉमिक वीकनेस। मैंने आपको कहा ना 1970 के बाद से तो इनकी इकोनॉमी भी ख़राब हो रही थी। जब इन्होंने अफगानिस्तान पे हमला करा, वो जो उस घर में क्यों रहोगे तुम जहाँ वाईफाई और कुछ मिल ही नहीं रहे, तुम्हें खाना भी नहीं मिल रहा ठीक से, और कह रहे हैं बाहर भी नहीं जाना, तो लोग नहीं रहे।
ठीक है। सोवियत इकोनॉमी स्टैग्नेट होने लग गई, कंज्यूमर गुड की शॉर्टेज होने लग गई, प्रोडक्टिविटी कम होने लग गई, टेक्नोलॉजी कम थी और लोगों का इकोनॉमिक मॉडल में से फेथ उठ गया। वो सोशलिज्म जिसको इतनी कंट्रीज़ ने प्यार करके, वो 15 कंट्रीज़ ने उसे अपनाया था 1917 में, उन्होंने कहा ये बेकार है, हमारे को ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। दूसरा, हैवी मिलिट्री स्पेंडिंग ये करते थे। यूएसएसआर आधे से ज़्यादा पैसा न्यूक्लियर वेपन मिलिट्री फोर्सेस पे लगा देता था, और वो जो सोवियत यूनियन की वो चमची कंट्रीज थी ना ईस्ट यूरोप की, जैसे ये ईस्ट बर्लिन था, इनके ऊपर बहुत खर्चा करता था, इसीलिए इससे इनका इकोनॉमिक बर्डन हो गया था। तीसरा, कंपैरिजन विद द वेस्ट। वेस्ट के पास टेक्नोलॉजी बढ़िया, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया। अगर आप कभी पुराने ज़माने की वीडियोस देखोगे ना 1980, 70, 60s के और वेस्टर्न वर्ल्ड के, तो आप देखोगे यार वो तब भी इतना एडवांस रहते थे। तो इन लोगों को वो दिखाई दिया एंड सोवियत यूनियन के लोगों को समझ में आया और बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, क्योंकि सालों से उन्हें कहा जाता था कि वो वेस्ट से बढ़िया जीवन जी रहे हैं। उन्होंने देखा तो उन्हें लगा नहीं, ये बढ़िया जीते हमारे से, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल वीकनेस सबसे ज़्यादा थी। 70 साल तक ये कम्युनिस्ट पार्टी ने रूल करा, अकाउंटेबल थी नहीं, लोगों को जवाब देती नहीं थी, करप्शन बढ़ गया था, स्लो इनएफिशिएंट प्रोसेस थे, और इसीलिए जो है पावर सेंट्रलाइज भी बहुत ज़्यादा थी। इस पावर मतलब ये रशिया बैठ के सारे फैसले लेके इन 15 कंट्रीज़ में चलाता रहता था, तो इसलिए अब लोगों का गवर्नमेंट में विश्वास नहीं था। इस वजह से जो है ये 4 रीज़न समझ में आ गए, 1, 2, 3, 4, ये 4 रीज़न थे जिससे डिसइंटीग्रेट हुआ। नेक्स्ट रीज़न गोर्बाचोव का रिफॉर्म भी है। उनके रिफॉर्म्स ने क्या करा, मोशन फोर्सेस को सेट कर दिया, लोगों को खुली छूट मिल गई एकदम से और वो संभल नहीं पाए। लोग ऐसा कहते हैं, वो तो चाह रहे थे कि ये सब कमियां जो है पुराना सिस्टम चल रहा है मैं उसे ठीक कर पाऊँ, बट वो कर नहीं पाए। फेलियर ऑफ गोर्बाचोव के रिफॉर्म में लोगों के 2 ओपिनियन हैं। वो कहते हैं लोग चाहते थे कि ज़्यादा जल्दी अब लोगों को फ्रीडम मिलना, उन्होंने को और फ्रीडम दो, और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स कहते धीरे धीरे दो। इस वाली टसल में मतलब लोग कह रहे हैं और फ्रीडम दो, लीडर्स कह रहे हैं नहीं दो, गोर्बाचोव को सपोर्ट करना सबने ही बंद कर दिया और गोर्बाचोव को हटा दिया गया, ठीक है। लास्ट में सबसे बड़ा रीज़न जो कहा जाता है जिसकी वजह से सोवियत यूनियन टूटा, और कोई और रीज़न नहीं होता ना, इसकी वजह से टूटता है, वो था सॉवरेनिटी की इच्छा होना अपने मन में इन कंट्री से। सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है, अपनी कंट्री को खुद चलाना। जैसे हम इंडियंस के मन में थे जब ब्रिटिशर हमारे पे रूल कर रहे थे कि हमें अपनी सरकार चाहिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, अपना फ्लैग चाहिए, ये अब ये सॉवरेनिटी की मन में और नेशनलिज्म की मन में जो है ना एक मतलब एक विश थी, किसके, इनके, रशिया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, इनको चाहिए था कि अब हम यूएसएसआर के साथ ना रहे, हम अलग देश बनाएं। एंड यही बनता है लास्ट एंड द इमीडिएट कॉज ऑफ द सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, वो ये था जब इन्होंने चाहा ना कि नहीं रहना यार इसके साथ, तो टूटना ही था देश, चाहे गोर्बाचोव रिफॉर्म लाते या नहीं लाते। अब सेंट्रल एशिया क्यों नहीं चाह रही थी, पीपल एक्सपेक्टेड, मैंने आपको ये पहले बताया था कि सेंट्रल एशिया जाएगी, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, बट नेशनलिज्म क्योंकि इनके यहाँ पे स्ट्रॉन्गर था, बट नेशनलिज्म was stronger in the European Republic because they felt they were paying the cost of supporting poorer regions। मैंने आपको कहा ना कि उनका नेशनलिज्म बढ़ गया, क्यों, क्योंकि उन्हें लगा यार इन गरीब देशों को पालने में हमारा खर्चा हो रहा है, इससे अच्छा हम अपनी कंट्री बनाएंगे और खुद खुश रहेंगे। सो दिस इज़ द फुल हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। अब आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जब ये सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो उसका रिजल्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक नहीं करा है तो, और फिर हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। भाई दुनिया पे क्या असर पड़ा और सोवियत यूनियन में क्या हुआ जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया, ठीक है। तो कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन से पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बता दी, क्योंकि अभी तक तो कोल्ड वॉर चल रहा था, 2 गैंग्स बने हुए थे दुनिया में, अब वो गैंग खत्म हो चुका था, ठीक है। क्या हुआ, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। पहला आंसर क्या हुआ, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होते ही कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया, क्योंकि कोल्ड वॉर किसके बीच में था, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में। अब यूएसएसआर ही खत्म तो कोल्ड वॉर भी खत्म। सो एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म भी खत्म, कि ये कहते थे यूएसएसआर वाले सोशलिज्म बढ़िया, अमेरिका वाले कहते थे कैपिटलिज्म बढ़िया। अब तुम बताओ कौन बढ़िया, हारा कौन, सोशलिज्म हार गया। आर्म्स रेस भी खत्म हो गई है, जो इतने न्यूक्लियर वेपन भरने का इनका पूरा एक मिशन चल रहा था, खत्म वो भी अब। और वर्ल्ड पीस इंक्रीज हो गया था आफ्टर द एंड ऑफ सोवियत यूनियन। नेक्स्ट, पहले तो लोग डर में ही बैठे रहते थे, पता चले किसी दिन वहाँ से किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया और वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, तो वो डर बना रहता था। थर्ड, यूएसए बिकेम द ओनली सुपर पावर। सेकेंड रीजन, अब दुनिया का डॉन कौन था, यूएसए। पता नहीं तुम्हारी बुक को इतना क्यों बदल दिया गया है, पहले एक और चैप्टर होता था तुम्हारा, यू विल बी हैप्पी, बट जैसे नॉलेज गेन करने के लिए वो चैप्टर भी होना चाहिए था। एक चैप्टर आपका और था यूएस हेजेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, चैप्टर नंबर 3 होता था वो,
ठीक है। तो आफ्टर द यूएसएसआर कोलैप्स्ड, यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ी सुपर पावर बन गया, वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया। आज भी हम यूनिपोलर वर्ल्ड में ही रहते हैं काइंड ऑफ, क्योंकि सबसे अमीर देश कौन सा है, सबसे ताकतवर कौन सा है, अमेरिका है। हाँ है चाइना, इंडिया और रशिया और बाकी को तुम कहो, बट फिर भी सबसे ज़्यादा डोमिनेंस कहीं ना कहीं रहती है यूएसए की। कैपिटलिज्म डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बन गया, लिबरल डेमोक्रेसी, ये सबसे अच्छी चीज़ हुई कि दुनिया को पता चल गया कि सबसे अच्छा देश चलाने का सिस्टम कौन सा है, डेमोक्रेसी। नाउ रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बढ़ गया। सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये कौन है, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन है जिनसे लोन लेते हैं आजकल सब कंट्रीज़, और जो पूरा ट्रेड संभालती हैं हमारे वर्ल्ड का, ये लोन्स दिए इन्होंने जिससे कि बाकी कंट्रीज है जो 15 देश अलग हुए, इनको लोन दिए, ये कैपिटलिज्म में शिफ्ट कर पाए। ठीक है, अब एक और चीज़ बदली कॉन्सिक्वेंस डिसइंटीग्रेशन का, वर्ल्ड मैप का नक्शा ही बदल गया भाई। पहले तो एक देश होता था ना यूएसएसआर, अब 15 नए देश पॉइंट आउट करने थे तुम्हें। ठीक है जी, बाल्टिक एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वांटेड टू जॉइन द ईस्ट यूरोपियन एंड नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नेटो बनाया था अमेरिका ने, तो बहुत सारी बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ ने कहा कि हमें नेटो में रहना है, हमें अमेरिका से अपने लिंक रखने हैं, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को यूएसए, चाइना और सब कंट्रीज़ के साथ रखने थे। मैनी न्यू कंट्रीज बिकेम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो अब ये सब कंट्रीज़ पे अपना पैसा, अपना तेल, अपनी कंट्री की सरकार, तो अब इन सब के ऊपर अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ थी, ये अपने देश को कैसे चलाएंगी। ओके, अब क्या तुम्हें लगता है कि जो इन्होंने ये सरकार ख़त्म कर दी है कम्युनिस्ट पार्टी के 15 देशों ने, और सोशलिज्म से जो ये कैपिटलिज्म में आए, तो ये क्या आसान था, अच्छा था? अच्छा नहीं था, बहुत टेंशन क्रिएट हुई थी, शौक लग गया था इनको। जो इन्हें लग रहा था ना कि पार्टी पार्टी हो गई है इनकी, पार्टी की जगह इनकी बिल्कुल ही आप कहो परेशानी हो गई थी। शॉक थेरेपी वॉज अ पॉलिसी टू क्विकली चेंज सोशलिस्टिक इकोनॉमीज इनटू कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज। रट्टा मार लो इसका, व्हाट वॉज शॉक थेरेपी। ठीक है, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, ये फॉलो करा गया था रशिया में, सेंट्रल एशिया में और ईस्ट यूरोपियन की कंट्रीज़ में, और करवाया किसने था, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने कराया था। लर्न कर लो इसे। ठीक है, अब लोगों को तो भाई ऐसा न्यूज़ में पढ़ के ऐसे शौक लगा था, भाई क्या यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, हमारी कंट्री, हमारी सरकार ख़त्म, अब अलग देश बनेगा, अलग सरकार बनेगी। लोग वर इन शॉक। क्यों? क्योंकि अभी तक सब कौन देता था, कंट्री की गवर्नमेंट ही तो देती थी। जॉब भी, घर में पैसा जो आ रहा था वो गवर्नमेंट का आ रहा था, सब्सिडीज़ आ रही थी, बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं देनी, कुछ नहीं देना, इलाज फ्री है, सब कुछ फ्री है, खाना भी बहुत सस्ते रेटों पे मिलता था इन्हें राशन शॉप से। अब क्या करें, सब खत्म हो गया था। क्योंकि कैपिटलिज्म वर्ल्ड में ये होता है क्या कि सरकार सब देगी, नहीं, वो तो सोशलिज्म में ही हो रहा था। लोग सड़कों पे आ गए थे, इनकी ये हालत हुई थी। जो इन्होंने सोचा था ना फ्रीडम मिलेगी, डेमोक्रेसी मिलेगी, बहुत मौज होगी, आज तक इन कंट्रीज़ की हालत सही नहीं हो पाई है, काफ़ी होगी, बिकॉज इन्होंने जो सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं होता है। चलो देखते हैं। तो अब आता है शॉक थेरेपी के क्या क्या फीचर हुए। तो शॉक थेरेपी में क्या था, शिफ्ट टू कैपिटलिज्म। इन्होंने कहा ये नहीं कि थोड़ा सा कुछ छोड़ दो, गवर्नमेंट की कोई इंडस्ट्री छोड़ दो, लोग काम, नहीं, इन्होंने कहा टोटल कैपिटलिज्म में जाएगा, सब गवर्नमेंट की चीज़ें बिक के सब लोगों को दी जाएंगी। प्राइवेटाइजेशन करना शुरू हुआ, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज वर सोल्ड टू प्राइवेट ओनर्स, प्राइवेट ओनरशिप डोमिनेंट पैटर्न बन गया, और प्राइवेट फार्मिंग भी इन्होंने करवाई कि अब लोगों के कलेक्टिव फार्म नहीं रहेंगे। पता है बड़े बड़े खेत होते थे, कलेक्टिव सब मिलके काम करें और आपस में प्रॉफिट बांट लिया, नहीं, अलग अलग खेत होंगे, ये कहा। ठीक है, फ्री ट्रेड शुरू कर दिया इन्होंने इनका। फ्री ट्रेड मतलब पहले रशिया, सोवियत यूनियन आप कहो, सॉरी, किसी से भी ट्रेड लिंक्स नहीं रखता था, काफ़ी कम देशों से रखता था। अब इन्होंने कहा तुम सबको ट्रेड करना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेकर आनी पड़ेगी अपने यहाँ, यानी कि तुम्हारे यहाँ पे हम कंपनीज लगाएंगे। ठीक है, एंड ऑफ द सोवियत ट्रेड सिस्टम। और जो सोवियत यूनियन का पुराना ट्रेड लिंक्स थे ना, जो पुराने ज़माने से सोवियत यूनियन जिन कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे, इनके साथ नहीं करोगे आप, पूरे वर्ल्ड के साथ करनी होगी। और ये वेस्टर्न कंट्रीज़, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने मिलकर इनकी आप कहो धज्जियाँ उड़ा दी सोवियत यूनियन की कंट्रीज़ की। इतना इनको जो है इन्होंने एक्सप्लॉइट करा। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ शॉक थेरेपी का, वो लोग जो सोच रहे थे बहुत मज़े आएंगे, मैंने कहा ना तुम बाहर निकल गए, वो जो तुम्हारे कमरे में से, बंगले से तुम बाहर निकले तो तुम्हें लग रहा है बहुत बढ़िया दुनिया मिल रही है, उन दुनिया में जाके इन्हें क्या मिला, सबसे पहले इनकी इंडस्ट्रीज़ कोलैप्स हो गई। रशिया के अंदर 90% इंडस्ट्री जो पिन से गाड़ियों तक सब बनाती थी ना, उनको इन्होंने कहा प्राइवेट ओनर्स को देंगे। प्राइवेट ओनर्स मतलब आम जनता को। क्या आम जनता की जेब में इतना पैसा है कि वो इंडस्ट्री खरीद पाए? नहीं, बड़े बड़े वाउचर्स दिए गए थे लोगों को फिर भी कि उस वाउचर से तुम इंडस्ट्री खरीद सकते हो जाके। ठीक है, ऑक्शन होती थी, बोलियाँ होती थी, इंडस्ट्री बिक रही है, लोगों को वाउचर दिया, तुम भी खरीद सकते हो, बट लोगों के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। तो पता है काफ़ी लोगों ने क्या करा, वो वाउचर बेच दिए ब्लैक में, और उससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिला उससे घर में खाना लिया है। और वो वाउचर किसने खरीदे थे? रशिया के अमीर लोगों ने। अमीर लोग कौन होंगे? जिन पे कम्युनिस्ट पार्टी के टाइम पे पैसा था, वहाँ के माफियाज हो गए,
बुरे बुरे जो लोग होते थे, जो करप्टेड लोग थे, उन पे पैसा तो था, ऐसा थोड़ी पैसा नहीं था देश में, तो उन्होंने वो सब इंडस्ट्रीज़ खरीद ली बहुत ही कोड़ी के भाव पे, मतलब कि आप कहो बहुत सस्ते रेटों पे। जैसे कबाड़ी वाले को तुम कबाड़ बेचते हो ना, लार्जेस्ट गराज सेल कहा जाता है, ऐसे रेटों पे इंडस्ट्रीज़ बिक गई बहुत बड़ी बड़ी। इससे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया रशिया पे। रशिया का जो रूबल करेंसी है वो बहुत ज़्यादा गिर गई, उसकी वैल्यू, बहुत महंगाई बढ़ गई इनके यहाँ पे। नेक्स्ट क्या हुआ, फूड शॉर्टेज हो गई। जैसे कलेक्टिव फार्म बंद हुए, फार्मिंग सिस्टम खराब हुआ, तो इनके यहाँ फूड शॉर्टेज हो गई, लोगों पे अनाज भी नहीं बचा, रशिया को फूड में इंपोर्ट कराना पड़ा। नेक्स्ट, फॉल इन द इकोनॉमी। रशिया का जीडीपी 1989 से भी लो लेवल पे चला गया, जो 89 में था ना उससे भी नीचे चला गया। ओल्ड ट्रेड सिस्टम खत्म हो गया और इनकी कंट्री चली गई पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में। अभी तक कोई अनएम्प्लॉयड नहीं होता था रशिया में, सोवियत यूनियन में, अभी अनएम्प्लॉयड भी हो गए और पुअर भी हो गए। सब्सिडीज़ ख़त्म हो गई, पॉवर्टी इंक्रीज़ हो गई और एक मिडिल क्लास बिकम आ गई इनके यहाँ पे, मिडिल क्लास बन गई इनके यहाँ। जो अच्छे खासे लोग थे वो मिडिल क्लास में हो गए और गरीब लोग और गरीब हो गए। ये चीज़ हुई इनके यहाँ पे, तो शॉक थेरेपी लग गई रादर देन कि इनके मज़े आते। क्या हुआ आप देख सकते हो। और कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, राइज ऑफ माफिया हो गया, माफिया सिस्टम मिल गया। जिनके पास पैसे थे उन्होंने अपना गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज हो गया। वही कैपिटलिज्म में जो होता है, अमीर लोग बहुत अमीर हो गए, रिच रिच हो गए, गरीब गरीब हो गए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बन गई। वो 1917 में उन्होंने इसलिए तो बनाया था यूएसएसआर कि इनइक्वालिटी ना हो, वो बन जाती है। अब डेमोक्रेसी पे इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब इन लोगों का काम क्या था, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, अपनी सरकार बनाना। अब इन्होंने जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, अपनी सरकार बनाई, तो उसमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में बहुत पावर दी थी प्रेसिडेंट को। इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ वो रूलर्स बन गए अथॉरिटेरियन। मैं तुम्हें 2 एग्जाम्पल देती हूँ अभी इसके। 2 कंट्रीज, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। यहाँ पे प्रेसिडेंट ने पता है क्या करा, खुद को 10 साल के लिए प्रेसिडेंट बना लिया और फिर जैसे ही खत्म होने वाली थी प्रेसिडेंशियलशिप, कहा हम अगले 10 सालों तक और बनेंगे। तो ये क्या डेमोक्रेसी में ऐसे होता नहीं, इन्होंने डेमोक्रेसी को भी खराब करा। और जुडिशरी यानी कि जो गवर्नमेंट होती है एक तरफ और एक तरफ होती है सुप्रीम कोर्ट, उस पर इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अगर गवर्नमेंट ख़राब काम करती है तो सुप्रीम कोर्ट ही तो फैसला लेती है कि आप सही से काम करो, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं कर रहे, उस पर इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो अपनी कंट्री को इन्होंने जो सोचा था डेमोक्रेसी बनाएंगे वो भी अच्छे से ये नहीं बना पाए। बट ऐसा नहीं है, ये लोग ख़राब ही रहे। इनकी इकोनॉमी रिवाइव होनी शुरू हुई 2000 के बाद में। क्यों, क्योंकि इन पे तेल बहुत था, नेचुरल गैस बहुत थी और पाइपलाइंस इनके यहाँ पे ऑयल की बिछी हुई थी, तो उससे इन्होंने पैसा कमाना शुरू करा। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अभी ये तो प्रॉब्लम आई गई, लोग गरीब हो गए, परेशान हो गए, डेमोक्रेसी नहीं है, ये वो चल ही रहा था। अब इनके यहाँ वॉर भी हो गए। जैसे आप हमारी सिचुएशन से देखो, जब ब्रिटिशर हमारे को आज़ाद करके गए थे उस समय पे हम बहुत गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे हमारी कंट्री पे, ठीक है, ट्रेड भी नहीं करते थे, हम बहुत परेशान थे, हालत में थे। और उसके साथ पे हमने क्या देखा, वॉर देखा। पार्टीशन के टाइम पे जो वॉर हुआ, इतने लोग मरे, क्यों, क्योंकि इन्होंने हमारे पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, पार्टीशन करा दिया था हमारा। सेम इन लोगों के साथ हुआ। जब ये कंट्री सब अलग हुई ना कि हम 15 देश अलग हो रहे हैं, तो इन्होंने आपस में वॉर करने शुरू कर दिए बाउंड्रीज़ को लेके, रिवर वाटर को लेके, और सालों तक इनके यहाँ वॉर ही चलते रहे। तो एक तरफ गरीबी हो गई, एक तरफ जॉब छोड़ गए, ऊपर से देश में वॉर भी होने लग गए, तो जल गया पूरा ये पूरा सिस्टम इनके यहाँ का। तो क्या हुआ था, लेट्स स्टडी। सबसे पहले रशिया के अंदर वॉर हुआ। तो सबसे पहले रशिया का विद इन द कंट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है। रशिया के 2 स्टेट्स, चेचन्या और दागिस्तान, जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स है यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब स्टेट्स है, ऐसे इनकी 2 स्टेट थी। आप सोचो, चेचन्या और दागिस्तान, इन्होंने हमें रशिया के साथ ही नहीं रहे। रशिया को आ गया गुस्सा कुछ लीडर्स को, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, तुम हमारी स्टेट हमारे साथ ही नहीं रहोगे। और इनकी मिलिट्री ने क्या करा, इनके ऊपर बॉम्ब फेंक दिए। लोगों ने इंटरनेशनल मीडिया में बहुत कहा कि ये गलत काम है कि अपने ही लोगों पर बॉम्ब फेंक के उन्हें मार दो कि तुम्हारी जो कंट्री का हिस्सा है। बट ये लोगों ने नहीं माने और जो है ज़बरदस्ती अपना इनका जो है, चेचन्या और दागिस्तान रशिया में ही है, तो इन्होंने इस तरीके से जो है अपनी जो है ना वो मतलब और टुकड़े नहीं होने दिए, पार्टीशन नहीं होने दिया। देन व्हाट हैपेंड, 10 साल तक सिविल वॉर चलता रहता है, जो 2001 तक चला। तो सोचो कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। फिर इनके यहाँ बहुत सारे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट भी हुए। ओके, जैसे कि आप यहाँ पढ़ो, अजरबैजान नाम का इनके यहाँ पे एक देश था, ठीक है, अजरबैजान और जॉर्जिया, ये दोनों देश, इन नगोरा कराबाख प्रोविंसेस में इनकी आर्मेनियन वांटेड टू जॉइन आर्मेनिया, ठीक है। तो ये मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती इसलिए मैंने इसको ऐसे पढ़ा है। तो इसका एक ये रीजन था, एक सेक्शन था इस जगह का। तो यहाँ के जो लोकल आर्मीनियंस थे उनका मन करा हमें आर्मेनिया में ज्वाइन हो रहा है और वो अपना मतलब वो हिस्सा कह रहे हैं अपने देश का एक हिस्सा हमें दूसरी कंट्री को देना, तो भाई लड़ाई तो होगी ही। इन जॉर्जिया 2 प्रोविंसेस डिमांडेड इंडिपेंडेंस लीडिंग टू सिविल वॉर, ठीक है, सिविल वॉर हुआ जॉर्जिया में भी।
यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया ऑल्सो सॉ एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट, इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ भी मूवमेंट होते हैं। अलग अलग डिस्प्यूट्स इनके और हुए, कंट्रीज फॉट ओवर द रिवर वाटर ऑल्सो, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी एंड अफेक्टेड कॉमन पीपल। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक हर जगह वॉर हो रहे थे, इंस्टेबिलिटी हो रही थी और उससे कॉमन लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए। ठीक है, जो सेंट्रल एशियन रीजन था जहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये सब कंट्रीज थी, ये जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि ये वो देश है जिन पे बहुत तेल था और बहुत मिनरल्स और रिसोर्सेज थी। तो अमेरिका, चाइना और सब कंट्रीज़ की नज़र इन पे थी, ये भाई इन्हें जाके किसी तरीके से लूट लो। तो लार्ज ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स थी इनके पास और ये स्ट्रेटजिक लोकेशन पे थे, रशिया के बिल्कुल पास में और चाइना के, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के भी और वेस्ट एशिया के। तो इसलिए बहुत पावरफुल कंट्रीज़ इस इंटरेस्ट दिखाने लगी इस रीजन में। और जैसे ही यूएसए इस रीजन में इंटरेस्ट दिखाया तो रशिया को आ गया गुस्सा कि भाई तो ये हमारे देश के पास के देश हैं, ये हमारे भाई थे एक टाइम पे, तुम यहाँ क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो। तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। रोल ऑफ यूएसए, रशिया एंड चाइना अगर हम पढ़े तो आफ्टर 11 सितंबर 2001 जब 9/11 का अटैक हुआ था ना, वहाँ पे अमेरिका के अंदर जब बॉम्ब फोड़ दिए गए थे, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने मिलिट्री कैंप्स लगा दिए थे सेंट्रल एशिया में भी, अफगानिस्तान में भी और इराक वॉर के टाइम पे। और इस चीज़ को रशिया ने बहुत गलत माना। क्यों? क्योंकि रशिया ने कहा ये तो मेरे नियर अब्रॉड है, तो मेरे रिश्तेदार हैं, तुम इनके यहाँ पे आके अपना क्यों अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हो। चाइना वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ द ऑयल रिसोर्सेज एंड ट्रेड। और ये जोन है तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान वाला, चाइना का भी बहुत इंटरेस्ट इनमें रहता है। क्यों? क्योंकि इन पे तेल और चाइना को लूटना है वो, या फिर अपने उनसे टर्म्स अच्छे रखने हैं कि वो उनसे खरीद पाए। ठीक है, अब आता है इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। लास्ट टॉपिक पे आ गए हम इस चैप्टर के कि भाई इंडिया का क्या रिश्ता था रशिया के साथ और बाकी कंट्रीज़ के साथ में। लेट्स स्टडी पोस्ट कम्युनिस्ट, मतलब ये कम्युनिज्म सोशलिज्म जब इनके यहाँ से ख़त्म हो गया उसके बाद। लेट्स स्टडी। और एक और टॉपिक हमारा रह गया था यहाँ पे, वेट, यूगोस्लाविया। भाई ये देश को अगर आप सर्च करोगे तो आज के समय पे ये आपको मैप पे नहीं मिलेगा। पहले ज़माने में होता था और इसका पिज्ज़ा की तरह बंटवारा हुआ और बहुत वॉर्स होने के बाद हुआ। तो यूगोस्लाविया जो था, यहाँ पे जो है एक जगह थी चेकोस्लोवाकिया, वो पीसफुली स्प्लिट हो गई चेक रिपब्लिक में और स्लोवाकिया में। यहाँ कोई दंगा वंगा नहीं हुआ। ठीक है, तो चेकोस्लोवाकिया नाम का एक देश था पहले, वो तो चुपचाप अलग हो गए, चेक अलग हो गया, स्लोवाकिया अलग हो गया। बट जो ये यूगोस्लाविया था ये बहुत वायलेंटली ब्रोक हुआ और इससे निकल के बनी अलग अलग कंट्रीज़, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया, हिर्ज़ेगोविना, ये अलग अलग कंट्रीज़ बन गई। ये अलग अलग कंट्रीज़ क्यों बनी? क्योंकि इनका कल्चर, एथनिसिटी अलग थी। हर एक कल्चर के लोगों ने कहा हमें अपना अलग देश बनाना है। इनफैक्ट यहाँ पे तो इतने दंगे हो रहे थे कि नेटो को यहाँ पे आके बॉम्ब गिरने पड़े, तब जाके जो है ना यहाँ पे मतलब आप कहो कि ये सेटलमेंट हुई थी। तो बहुत दंगा फसाद हुआ था यूगोस्लाविया में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम, मैंने क्या कहा, अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। इंडिया का रिलेशन पढ़ेंगे हम यूएसएसआर की आगे की कंट्रीज़ के साथ। तो भाई बाकी देशों का तो हमें नहीं पढ़ना कि इंडिया का यूक्रेन और बेलारस और इन सब से कैसा था, रशिया के साथ ही हमें पढ़ना है। तो इंडिया का सबसे अच्छे रिलेशन थे, बट बेस्ट फ्रेंड कौन बना हमारा? रशिया। सबसे पहले इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हम लोगों ने जो है, हमारी काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप रही है रशिया के साथ में, आज नहीं हमेशा से ही। इंडिया और रशिया ने स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन करा था 2001 में, जिसमें रशिया और हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। और 80 बायलेटरल एग्रीमेंट्स भी हमने साइन करे, ये लर्न करो, उस ज़माने में हमने ये साइन कर रखे थे। अब रशिया क्यों इतना इंडिया को पसंद करता था, हमें आज से क्या फ़ायदा होता था उसको ये सोचो। तो रशिया का बेनिफिट ये था, हम उसके लार्जेस्ट आर्म्स पायर थे, हम उससे वेपन्स खरीदते थे। हम दोनों कंट्रीज़ फ्री ट्रेड करते थे, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी में एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। और हमें क्या फ़ायदा था रशिया से? बहुत सारे। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा, अब इसे करते हैं हम लर्निंग। ठीक है, सबसे पहले कश्मीर इशू। जब भी यूएन में कोई बात चलती थी कश्मीर इशू को लेकर, तो हमारे को सपोर्ट कौन करता था? रशिया करता था। नेक्स्ट, डिफेंस। हमारा लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर है रशिया। इनफैक्ट जब बांग्लादेश वॉर हुआ था तो रशिया हमारी मदद करने भी आया था शिप लेकर। ठीक है, मोस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट हम रशिया से ही मंगाते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी अगर हम बात करें, रशिया हमें नेचुरल गैस और ऑयल सप्लाई करता है, रशिया हमें इंपोर्ट करता है एनर्जी, हम कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से भी कराते हैं रशिया के अलावा। और एक बार जब हमारे पे फॉरेन एक्सचेंज नहीं थे पे करने के लिए तेल के पैसे, तो इन्होंने हमारी करेंसी भी एक्सेप्ट कर ली थी रशिया ने, समझ रहे हो। फिर न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात करें, रशिया सपोर्ट करता है इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में, स्पेस कॉपरेशन भी हम करते हैं। टेररिज्म की बात भी होती है तो ये हमारे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सेंट्रल एशिया अगर हमें जाना हो तो हम रशिया की हेल्प से सेंट्रल एशिया में हमारे स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं। और चाइना को बैलेंस करने के लिए रशिया ने हमेशा इंडिया और चाइना के बीच में जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुए तो बैलेंस बनाने की कोशिश की है।
ओके, विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बट एक बॉक्स दे रखा है कोने में बुक में, उसमें ना यूएसएसआर और इंडिया के रिलेशन बताए हैं कि जब यूएसएसआर होता था ना तब इंडिया के रिलेशन कैसे थे। जब ये 15 भाई इकट्ठे थे तो हमारी मूवीज़, हमारे कल्चर से ये लोग बहुत खुश रहते थे। उज़्बेकिस्तान, अगर आपको एक देश के बारे में पता हो तो यहाँ पे अभी आजकल भी एक थोड़े दिनों पहले यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे एक बच्चा था वो हमारे बॉलीवुड की गाने गा रहा था। तो इन लोगों को हमारा बॉलीवुड और इंडियन कल्चर, इंडियन फिल्म्स, ये सबसे बहुत प्यार था और ये देखते थे, अपने बच्चों के नाम रखते थे घर में हमारे हीरोज़ के नाम पे। तो दे वर वेरी इन्फ्लुएंस विद द इंडियन कल्चर। और वैसे भी हमारा अच्छा रिलेशन था सोवियत यूनियन के साथ में भी। तो अगर सोवियत यूनियन की अगर हम बात करें तो सोवियत यूनियन जब हमें आज़ादी मिली थी ना अंग्रेज़ों से, तो उसके बाद में सोवियत यूनियन ने हमारी काफ़ी मदद करी थी इंडस्ट्रीज सेटअप करने में। और जो भिलाली स्टील प्लांट है हमारा और जो बड़े बड़े स्टील के प्लांट्स हैं ना, यूएसएसआर ने हमारी मदद करी थी, रशिया नहीं, जब ये सब इकट्ठे थे उन्होंने। ठीक है जी। पॉलिटिकल रिलेशन में भी हमारी हेल्प करी उन्होंने। जब कश्मीर इशू हुआ था यूनाइटेड नेशन में तो भी जो है उसने हमारी मदद करी थी यूएसएसआर ने। ठीक है। साथ ही के साथ में जो है इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड द यूएसएसआर ऑन सम इंटरनेशनल इशू, हम भी उनकी मदद करते थे। नेक्स्ट आया हमारा यूएसएसआर से रिलेशन में मिलिट्री रिलेशनशिप। यूएसएसआर हमारे को मिलिट्री इक्विपमेंट देता था, मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर करता था। कल्चरल रिलेशनशिप में आपको बता चुकी हूँ, हमारा कल्चर उनके यहाँ बहुत पॉपुलर है, इंडियन राइटर्स पॉपुलर है और हमारे कल्चरल टाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने आपको एंड तक पढ़ा दिया, बिना कोई बॉक्स, बिना कोई कार्टून, बिना कोई कुछ भी लीव करे। इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। जल्दी से जाओ और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो जिसका नाम है सिमरन सानी ह्यूमैनिटीज़। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है। क्यों? क्योंकि चैप्टर तो मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया है बट क्वेश्चन आंसर्स कहाँ कराऊंगी? हमारे न्यू चैनल पे। नोट्स कहाँ मिलेंगे? इंस्टाग्राम आईडी पे, उसका लिंक भी गिवन है। सो गो एंड सब्सक्राइब टू द इंस्टाग्राम आईडी ऑल्सो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।